हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो है पार्ट सेकंड वीडियो है। ये पार्ट सेकंड वीडियो है और पार्ट फर्स्ट वीडियो मैंने कवर कर लिया है, जिसमें मैंने केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और क्या बताया हमने, केमिकल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने पार्ट वन में कवर कर ली है। ठीक है, तो ये जो है पार्ट सेकंड वीडियो है, इसमें हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो पढ़ेंगे। ठीक है, कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं, और एक जो हमारा टॉपिक जो रहता है बैलेंसिंग का, वो हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले बैलेंसिंग हम सीख लेते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। केमिकल इक्वेशन, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये क्या है, एक मेथड है, एक मेथड है रिप्रेजेंट करने का। किसको? केमिकल रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन को एक रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूलाज और सिंबल्स। ठीक है, केमिकल फॉर्मूलाज और सिंबल्स। ठीक है, केमिकल फॉर्मूलाज और सिंबल, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूलाज और सिंबल्स। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंबल्स। ठीक है, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन हमने समझ लिया। अब ये जो केमिकल इक्वेशन है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक होता है बैलेंस्ड। ठीक है, अनबैलेंस्ड को हम स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, व्हाट इज स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स का मतलब आप जानते ही होंगे, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में। एटम्स क्या होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड। ये क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है कि इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स, जिस भी एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इक्वल नहीं होते हैं दोनों साइड में। दोनों साइड मतलब एक होता है रिएक्टेंट साइड और एक होता है प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो ये क्या होता है, इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के केस में क्या होता है, ये जो है इक्वल हो जाते हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो है इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, इसमें बस यही वाला डेफिनेशन जो है लिख देंगे, इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। ठीक है, ये हम लिख देंगे। चलिए कुछ इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा अनबैलेंस्ड इक्वेशन का, Mg प्लस O2 रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, MgO। ठीक है, तो ये क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है, MgO2 क्या बनेगा, MgO। ठीक है, यहाँ पे है Mg, यहाँ पे है Mg। ठीक है, यहाँ पे Mg है, यहाँ पे है O2, लेकिन यहाँ पे है एक ही ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लगा दे, जी नहीं, यहाँ पे अगर लाएंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नहीं लगाते हैं, कहाँ पे 2 लगाएंगे, ये M के आगे। ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस्ड। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, Mg2 हो गया, वो 2 हो गया, तो यहाँ पे भी लगाएंगे Mg। ठीक है, तो ये अब क्या हो गया, पूरा तरीके से बैलेंस हो गया। ठीक है, एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, H2 प्लस O2 रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, H2O। ठीक है, H2O बन गया। अब यहाँ पे H2 है, यहाँ पे भी H2 है, लेकिन यहाँ पे O2 है, यहाँ पे एक ही O है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक और 2 लगा देंगे। ठीक है, एक और 2 लगाया तो हाइड्रोजन 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक 2 लगा देंगे तो ये भी हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और ये भी हाइड्रोजन 4, O2 भी 2 और ये भी O2। ठीक है, ऑक्सीजन। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, वाई डू वी नीड टू बैलेंस्ड a chemical equation।
हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए? क्या ज़रूरत है हमें? ऐसे ही तो हम छोड़ सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें क्या क्यों ज़रूरत है? इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, अब ये जो है आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है, ये जो आपने 9th में पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये जो है आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? यही कहता है, ये देखिए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन है यही कहता है, यही, ठीक है। क्या होगा कि जो प्रोडक्ट का एटम है, नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड जो है इक्वल होगा हमेशा रिएक्टेंट के साइड से, ठीक है। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, ठीक है। तो हम क्यों करते हैं बैलेंस? इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे। H2 + Cl इज इक्वल टू HCl, ठीक है। यहाँ पे 2 लगाना भूल गया, ठीक है। यहाँ पे H2 है, लेकिन यहाँ पे एक ही H है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे Cl भी 2 है और यहाँ पे भी Cl 2 हो गया, ठीक है। ये Cl भी 2 हो गया, तो ये हो गया बैलेंस्ड, ठीक है। एक और थोड़ा सा टफ लेते हैं क्वेश्चन। BaCl2 + Al2SO4 थ्राइस रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? BaSO4 + AlCl3, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे Ba1 है, यहाँ पे भी Ba1 है, यहाँ पे CO4 3 है, लेकिन यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे 3 कर देंगे। यहाँ पे 3 किया तो ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि Ba को भी तो करना पड़ेगा। अब Ba को 3 किया तो ये हो गया 6, क्लोरीन 6 हो गया, तो यहाँ पे लगा देंगे 2, ठीक है। अब ये भी हो गया, Al2 हो गया, यहाँ पे भी Al2 है, ठीक है, तो ये तो सही हो गया, और ये भी 6 हो गया क्लोरीन, तो ये हो गया बैलेंस, ठीक है, ये हो गया बैलेंस। एक और क्वेश्चन करते हैं। CH4 + O2 रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? CO2 + H2, ठीक है। यहाँ पे जो है C1 है, ठीक है, सही है। H4 है, लेकिन यहाँ पे H2 है, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो ये H4 हो गया। अब H2 लगाया तो यहाँ पे क्या हो गया? ये 2 हो गया और एक ये 2 हो गया ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2, तो 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे एक और 2 लगा देंगे, ठीक है। समझ में आपको कैसे बैलेंस करना है इसको? ये हो गया हमारा बैलेंस, ठीक है। अब चलिए हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है वो हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहला पढ़ते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। पहला पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहता है? व्हेन 2 or more substance मीन्स रिएक्टेंट्स, ठीक है, ये ध्यान रखिए। सब्सटेंस मीन्स रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया क्या बोला मैंने? 2 or more सब्सटेंस मीन्स 2 or more रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट मैंने पिछले लेक्चर में करा दिए हैं, तो आप जाके उसको चेकआउट करिए। पहले वो लेक्चर आप देख के आइए, फिर आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। रिएक्टेंट्स जो है 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं और फॉर्म क्या करते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। जैसे मैं इसको लिखना चाहूँ तो A + B रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? AB, ठीक है। A + B रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? AB। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। H2 + O2 रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? H2O, ठीक है। अब इसे बैलेंस कर ले हम, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ लिया, तो इसे बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, ये हो गया बैलेंस। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। Na + Cl2 क्या बन जाएगा? NaCl, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, क्योंकि Na यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 करना है, ठीक है, तो 2 कर दिया, तो ये हो गया पूरा हमारा बैलेंस। एक और देखते हैं। CaO + H2O रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? CaOH ट्वाइस, ठीक है। इसे हम सेकेंड लाइम कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सेकेंड लाइम, ठीक है।
और ये क्या है, क्विक लाइम। ये जो है वाइट वॉशिंग में यूज होता है, ठीक है। हमारे घरों में जब वाइट वॉशिंग कराते हैं हम, उसमें जो है यूज होता है ये CaO, ठीक है। इसको H2O के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेकेड लाइम। अब इसी सेकेड लाइम को CaOH ट्वाइस, ठीक है, यही था। CO2 के साथ अगर रिएक्ट करा दे तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3+H2O। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे हम बोलते हैं लाइमस्टोन, ठीक है। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे हम लाइमस्टोन बोलते हैं, ठीक है। ये सेकेंड लाइम था हमारा। इसको अगर रिएक्ट कराया हमने किसके साथ, इसको रिएक्ट कराया हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हम जब भी वाइट वॉशिंग कराते हैं तो ये जो फॉर्म हो जाता है प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अभी ये पूरा शाइनी नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हम उस समय वाइट वॉशिंग कराते हैं तो वहीं पे शाइनिंग नहीं होता है, ठीक है। अब ये जब अपने इन्वायरमेंट से अगर CO2 के कॉन्टैक्ट में आता है तब ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर लेता है, जो कि शाइनी होता है, ठीक है। ये जो है शाइनी होता है, ठीक है। अब इसी कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, इसी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर एक्सेस CO2 डाल दे तो यहाँ पे ये मिल्की अपीयरेंस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, मिल्की अपीयरेंस, ये ध्यान रखिए। अब इसी में अगर एक्सेस CO2 ऐड कर देंगे तो ये मिल्की अपीयरेंस डिसअपेयर हो जाएगा और क्या फॉर्म कर देगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ देखते हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल करा देता हूँ, किसका करा रहा हूँ अभी मैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ये ध्यान रखिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है, ठीक है। 1 सेकेंड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का MgO2, ये क्या हो जाएगा, MgO। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया बैलेंस। Mg रिएक्ट्स विथ O2, ये जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में कराया हुआ है, एक एक्टिविटी का एक रिएक्शन है ये, ठीक है। मैग्नीशियम जो है इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है तो क्या फॉर्म कर लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये आया भी है CBSE बोर्ड में, ये पूछा भी गया था, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X is used for white washing। अभी मैंने बताया कि कौन सा यूज होता है वाइट वॉशिंग में, ये, ठीक है। ये किस में यूज होता है, वाइट वॉशिंग में, ठीक है। तो अब सब्सटेंस X इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। तो पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द substance X and write its formula, ठीक है। क्या करना है, हमें नेम लिखना है सब्सटेंस का और उसका फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो लिख देते हैं, क्या है, CaO, जिसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन इसी पे है, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X विथ वाटर। अब ये इसको किसके साथ रिएक्ट करना है, वाटर के साथ, ठीक है। तो वाटर के साथ रिएक्ट कर देते हैं, CaO प्लस क्या हो जाएगा, ये H2O क्या फॉर्म कर लेगा, CaOH ट्वाइस, जो कि है हमारा सेकेंड लाइम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सेकेंड लाइम है। यही वाला रिएक्शन हमने लिखा है, कौन सा, ये वाला, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब चलते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो कलर चेंज कर लेते हैं पहले। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कह रहा है, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक, और या फिर क्या लिख सकते हैं, डिकम्पोज इनटू 2 or more सिंपल या सिंपलर
प्रोडक्ट, उसको क्या बोलेंगे हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट कौन सा है, सिंगल रिएक्टेंट है, अगर वो डिकम्पोज होता है और फॉर्म क्या करता है, टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए बी और इस ये टू ट्राई तो क्या बन रहा है, ए प्लस बी, ठीक है, डिकम्पोज हो रहा है मतलब टू ट्राई तो क्या बन रहा है, ए प्लस बी, ठीक है। तो वही H2O का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये मान लीजिए H2 है, ये टू ट्राई तो क्या बनेगा, H2 प्लस O2, ठीक है, समझ में आया आपको, H2 प्लस O2 बन गया ये, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं CaCO3 का, इसको अगर हम हीट करते हैं तो क्या बन जाएगा, CaO प्लस CO2, ठीक है, ये क्या है हमारा लाइमस्टोन है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा एग्जांपल को, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, PbNO3 ट्वाइस, तो अगर हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, PbO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है, इसे बैलेंस कर लेते हैं हम, ठीक है, इसे क्या कर लेते हैं, बैलेंस, ये हो गया बैलेंस, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, लेड नाइट्रेट है, और ये क्या है, लेड मोनोऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड, ये है लेड नाइट्रेट, जो कि कलरलेस होता है, ध्यान रखिएगा, कलरलेस। एनसीईआरटी में ये सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तो आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये जो होता है ब्राउन का होता है, ब्राउन कलर का फ्यूम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इस पे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क कराया हुआ है, आप एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लीजिएगा इस पर, ठीक है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी, टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कितने टाइप्स है डीकम्पोजिशन रिएक्शन के, 3 टाइप्स है, ठीक है। पहला कौन सा टाइप है, पहला है हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। तीसरा है हमारा फोटो डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन को, थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। अब यहाँ पे डीकम्पोजिशन लिखा है तो यहाँ पे टूटेगा तो टूटेगा, ये जो होता है ये होगा ही, ठीक है, ये ए बी जो है टूट के ए प्लस बी तो होगा ही होगा, क्योंकि डीकम्पोजिशन यहाँ पे, अब थर्मल मीन्स हीट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है, बस इसमें ये ऐड कर देंगे, ठीक है, यही इसी डेफिनेशन में कहाँ गया, इसी डेफिनेशन में हम इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ऐड कर देंगे, तो कैसा हो जाएगा ये जो डेफिनेशन है वो कैसा हो जाएगा, when a single reactant decomposes into 2 or more simpler product in the presence of heat, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं, यही वाला एग्जांपल हो जाएगा हमारा, ये जो है थर्मल डीकम्पोजिशन का रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। तो इसे फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, CaCO3 को अगर हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, CaO प्लस CO2, ठीक है। अब चलते हैं हम सेकेंड की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस में इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये ध्यान रखेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बस डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन लिख देना है और लास्ट में क्या ऐड कर देना है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, H2O को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा H2 प्लस O2 में, इसे हम बैलेंस कर लेते हैं। एक और हो जाता है हमारा NaCl को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Na प्लस Cl2, इसे भी हम बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया बैलेंस। तो आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। अब हम पढ़ते हैं तीसरा टाइप, ठीक है। तीसरा टाइप क्या है, फोटोलिसिस बोलिए या फिर फोटो डिकम्पोजिशन बोलिए, ठीक है, दोनों एक ही है, ठीक है।
इलेक्ट्रोलिसिस बोलिए फिर इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन बोलिए, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ फोटो मीन्स लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, ठीक है। तो इसमें क्या ऐड कर देंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखेंगे, लास्ट में ऐड कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, AgCl। ये बहुत ही ज़्यादा, दो एग्जांपल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, Ag प्लस Cl2, ठीक है। इसे हम कर लेते हैं बैलेंस, ये हो गया बैलेंस। ये जो है AgCl मीन्स सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। ये किस कलर का होता है, वाइट कलर का, और ये होता है ग्रे कलर का, ठीक है। हम सभी जानते हैं सिल्वर जो है ग्रे कलर का होता है, ठीक है, और ये येलोइश कलर का होता है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये क्या बन जा रहा है, अगर AgCl को हम लाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो क्या बन जाएगा, ग्रे कलर का Ag टूट जाएगा, ठीक है। AgCl जो है टूट जाएगा और ग्रे कलर का Ag बन जाएगा और Cl2 अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, दोनों अलग हो जाएंगे। और फिर आता है हमारा AgBr को अगर लाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो क्या बन जाएगा, Ag प्लस Br2, ठीक है। अब ये होता है येलो कलर का, पेल येलो होता है, ठीक है। और ये जो है ग्रे कलर का, अभी मैंने यहाँ पे बताया ग्रे कलर का होता है, और ये जो होता है रेड ब्राउन, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब जो है ये दोनों रिएक्शन जो है वो यूज कहाँ होते हैं, यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगर बोर्ड्स में नहीं आएंगे तो ये प्री बोर्ड में जरूर आएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि दो रिएक्शन लिखो जो कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, ठीक है, या फिर एक रिएक्शन लिखो, तो इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन लिख देंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये यूज होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम, तीसरा जो टाइप है कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कह रहा है, अ रिएक्शन इन विच अ मोर या फिर हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस reactive element from its compound, ठीक है। क्या कह रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। क्या कह रहा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है, मतलब वहाँ से उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, ठीक है, डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, ठीक है, फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, CuSO4 प्लस Zn रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। अब यहाँ पे CuSO4 था, एक कंपाउंड था, और यहाँ पे एक एलिमेंट था Zn। अब Zn ने क्या किया, Cu को कर दिया डिस्प्लेस, और Cu को डिस्प्लेस किया तो यहाँ पे Zn आ गया, तो यहाँ पे आ गया ZnSO4, और Cu जो हो गया अलग आ गया, ठीक है। तो ये बेचारा अलग हो गया, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। क्या समझनी पड़ेगी, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, मतलब इसमें जो है मेटल्स जो होते हैं वो अपने रिएक्टिविटी के अनुसार, रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो है अरेंज होते हैं, ठीक है। इसमें जो है रिएक्टिविटी सीरीज में सारे मेटल्स जो हैं अपनी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या कह रहा है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, पहला कौन सा है, की मीन्स पोटेशियम, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au, Pt, प्लैटिनम, ठीक है। ये जो है लेस रिएक्टिव है, बहुत ही कम रिएक्ट करता है, ठीक है, लेस रिएक्टिव है।
ये है मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाता है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट के सामने। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। ठीक है, मतलब इसमें से ऊपर वाला किसी भी नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए CuSO4 यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे ले लिया मैंने, पिछली बार क्या लिया था हमने, Zn लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं Fe। ठीक है, तो क्या बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, क्योंकि ये नीचे है और ये जो है ऊपर था, तो इसने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप रिएक्टिविटी सीरीज को। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, Fe2O3 प्लस Al, तो रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, Al कहाँ पे है देखते हैं, Al यहाँ पे है और Fe यहाँ पे है। ठीक है, तो Fe को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा Al2O3 प्लस Fe। ठीक है, इसे हम कर लेते हैं बैलेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया बैलेंस। चलिए, आपको ये समझ में आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा 5th है। ठीक है, सॉरी 4th है, 1 सेकेंड। फोर्थ है, फोर्थ क्या है हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, अ रिएक्शन इन विच two compounds react by exchange of ions। आयंस के बारे में आप जानते ही होंगे, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन them to form a new compound। ठीक है, ये क्या, आयंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो चार्ज होता है किसी भी कंपाउंड के ऊपर या फिर एलिमेंट के ऊपर, तो उसे क्या बोलते हैं, आयंस। ठीक है, ये क्लास 9th में अपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है आयंस का। ठीक है, एक्सचेंज होता है आयंस का और दो कंपाउंड बन जाते हैं। ठीक है, दो कंपाउंड अलग अलग बन जाते हैं। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो एग्जाम्पल मैं करवाने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड अगर रिएक्ट करेगा Na2SO4 मतलब Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, Ba जो है SO4 के साथ रिएक्ट किया और Na जो है Cl2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया BaSO4 और ये हो गया NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। ठीक है, तो दोनों के लिए एक नए दोस्त मिल गए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो एक जो है बेचारा अकेला हो जा रहा था। ठीक है, ये अंतर है इसमें, और इनको दोनों को दोस्त मिल गए हैं। ठीक है, तो इससे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। PbNO3 ट्वाइस Ki के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, PbI2 प्लस KNO3। ठीक है, ये जो है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो है वाइट कलर का PPT होता है। PPT क्या होता है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, इनसॉल्युबल सॉलिड। ठीक है, पिछले लेक्चर में इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, तो आप जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, PbNO3 मतलब लेड नाइट्रेट अगर रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, लेड आयोडाइड और KNO3 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट। ये जो होता है येलो कलर का PPT होता है। ठीक है, PPT मीन्स प्रेसिपिटेट। ठीक है, PPT मीन्स प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये होता है येलो कलर का। ये जो होते हैं कलरलेस होते हैं। ठीक है, ये दोनों होते हैं कलरलेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमने पढ़ लिया किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, अब हमारा लास्ट जो है वो क्या बचता है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है,
फिफ्थ जो है वो ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इन्हीं दोनों को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो पहले एक को पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन को, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें या तो एडिशन होगा ऑक्सीजन का या फिर रिमूवल होगा हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे या तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा या तो रिमूवल होगा हाइड्रोजन का, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। Cu+O2, अगर इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? Cu। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Cu के पास नहीं था, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ O2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? एडिशन हो गया O2 का, ठीक है। तो एडिशन हो गया तो ये क्या बन जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ये आपको समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। CH4 मीथेन प्लस O2 रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? CO2 + H2, ठीक है। अगर मीथेन रिएक्ट करता है इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन से तो क्या बन जाता है? CO2 बनता है और H2O, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है, किसका? हाइड्रोजन का, रिमूवल ऑफ H2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो है एडिशन ऑफ O2 हो रहा है, एडिशन ऑफ O2, ठीक है। यहाँ पे रिमूवल हो रहा है और यहाँ पे एडिशन हो रहा है, ठीक है। अब पढ़ते हैं रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन आपको समझ में आया? यहाँ पे क्या होता है? या तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा या फिर हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा, ठीक है। या तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा या तो हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा, ठीक है। और या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है, बोथ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे बोथ हुआ, दोनों हुए, दोनों चीज़ें हुई। यहाँ पे रिमूवल भी हुआ हाइड्रोजन का, एडिशन भी हुआ, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई एक भी हो सकता है और दोनों चीज़ें हो सकती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर बोथ, ठीक है। बस इसका उल्टा हो गया, ठीक है। ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। वो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, या फिर बोथ, दोनों होंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसी को उल्टा कर देते हैं, इसी रिएक्शन को उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा Cu+O2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या है? रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर दोनों होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब पढ़ते हैं एक और टर्म है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? अ substance which adds oxygen or remove hydrogen from another substance, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अ सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो कि ऐड या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करे या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। Cu+O2 वाला ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, Cu, ठीक है। अब यहाँ पे जो है Cu पहले अकेला था, यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन यहाँ पे साथ आ गया। तो कौन लाया इस ऑक्सीजन को साथ में? इस ऑक्सीजन को साथ में कौन लाया? ये लाया, ठीक है। यही सब्सटेंस जो है ऐड कर रहा है ऑक्सीजन को, तो इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। Mg+O2 MgO, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है।
समझ में आया आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। अब बढ़ते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ। रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे क्या होगा, अ सब्सटेंस which adds hydrogen or removes oxygen from another compound, from another substance, ठीक है, फ्रॉम अनदर सब्सटेंस, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ऐसा सब्सटेंस जो कि ऐड करे हाइड्रोजन को और रिमूव करे ऑक्सीजन को, उसे दूसरे सब्सटेंस है, तो उसे क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका भी एग्जांपल हो जाएगा हमारा Cu प्लस H2, ठीक है। ये जो है इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, यहाँ पे जो हो रहा है ऑक्सीजन जो है रिमूव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। हमें रिड्यूसिंग एजेंट समझने के लिए वही वाला एग्जांपल लेते हैं हम, Cu प्लस O2। यहाँ पे जो है रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का, यहाँ पे प्लस लिख दिया मैंने, यहाँ पे जो है रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट ये हुआ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन की तरफ। ये जो था हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल था, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन, ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अ रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, बोथ टेक्स प्लेस, उसे हम क्या बोल देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। वही वाला एग्जांपल लेते हैं, Cu प्लस H2, अगर इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, Cu प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, रिडक्शन, और यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे एडिशन हो रहा है ना ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। समझ में आया आपको। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा था, CuO, ठीक है। यहाँ पे कौन सा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, CuO, और रिड्यूसिंग एजेंट, वो कौन सा था, H2, ठीक है। ये मैं थोड़ा कट कर देता हूँ, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा था, CuO, ठीक है। CuO क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या था हमारा, H2O, ठीक है। H2 था, मैंने O लिख दिया, H2 था, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टर्म आता है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। इसके बारे में NCERT में दिया नहीं हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, और सब्सटेंस रिड्यूस, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, H2, यही तो ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे H2, ठीक है। और रिड्यूस कौन सा हो रहा है, ये, तो रिड्यूस हो जाएगा हमारा CuO। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आप इससे समझ सकते हैं। आप बस ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और सब्सटेंस रिड्यूस याद कर लेंगे तो आपको ये भी निकल जाएगा। अगर आपको ये उतना नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक से आप ये भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज तो हमें सामने सामने पता चल रहा है, यहाँ पे सामने ही पता चल रहा है, साफ रूप से देख सकते हैं आप। CO जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो हमने लिख दिया
CuO जो है रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा था, H2, तो यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीडाइज H2। अब उसी के साथ वाला मान लीजिए ऑक्सीडाइज H2 हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज क्या हो जाएगा, CuO, ठीक है, अपोजिट वाला। और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, H2, ठीक है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, ऐसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एक और रिएक्शन लेते हैं समझने के लिए इसको, ZnO प्लस C, अगर इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, Zn प्लस CO, ठीक है। ये जो है रिडॉक्स रिएक्शन है। देखिए यहाँ पे रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का, मतलब रिडक्शन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे बताइए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ठीक है। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो C हो रहा है, ठीक है। और सब्सटेंस रिड्यूस, रिड्यूस कौन सा हो रहा है, ZnO, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O लिख दिया, OA, ठीक है। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट C के साथ वाला होगा, तो ZnO, ठीक है, ZnO। और रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा हमारा C, कार्बन, ठीक है। एक और देख लेते हैं, MnO2 प्लस HCl क्या बन जाएगा, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ठीक है। अब यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था। ये सारे रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन के ये सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। NCERT में तो ये नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। ये भी NCERT में नहीं दिया हुआ है, ये शायद दिया हुआ है NCERT में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो NCERT के जितने भी एग्जाम्पल्स वगैरह हैं वो सारे आप ध्यान रखेंगे। एक जो है लास्ट टॉपिक हमारा बचता है जो कि डिलीटेड है, ठीक है। तो हम इसे कवर नहीं करेंगे इस बार, ठीक है। इस बार के बोर्ड के एग्ज़ाम से ये डिलीटेड है, सिलेबस से ये डिलीटेड है। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, इन एवरीडे लाइफ, ये जो है डिलीटेड है। इसमें कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में बात हुई है, ठीक है। तो कोरोजन और रेंसिडिटी हमारे चैप्टर में नहीं है, ठीक है, तो हम इसे कवर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, डिलीटेड है, ठीक है। तो यहीं तक था हमारा चैप्टर। अब जो है मैं NCERT सॉल्यूशंस जो है आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चन प्लस NCERT जो सॉल्यूशन है वो सारा आपको NCERT के सारे क्वेश्चन जो है अब नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में करा दूंगा, ठीक है। तो सारा पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 3 में, ठीक है। सारे क्वेश्चन आंसर्स प्लस थ्योरी जो पार्ट है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर पार्ट 3 में, ठीक है। तो बस इतना ही हो गया। अब जो है आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इस चैनल पे डेली वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। साइंस से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड या फिर मैथ से रिलेटेड। मैथ्स के भी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा दिया है, फर्स्ट एक्सरसाइज करा दिया है, सेकंड एक्सरसाइज में अब कराने वाला हूँ, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज भी करा दूंगा, ठीक है। और मैंने फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का भी करा दिया है, ठीक है। तो आप उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए इस चैनल को, सॉरी इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।